Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, I'm again here with another lesson from the history of English literature, and in this lesson, we are going to discuss the later Victorian poets. So, students, before going to the later Victorian poets, we have to study the aesthetic movement, which started in 1860 and ended in 1900, because this was the movement under which influence the later Victorian poets wrote poetry. So, students, एस्थेटिक मूवमेंट क्या थी? एस्थेटिक मूवमेंट फ्रांस में 19th सेंचुरी के एंड पे स्टार्ट हुई और ये रिएक्शन था मटेरियलिज्म के अगेंस्ट। रिएक्शन था अर्ली विक्टोरियन पोइट्स और उनकी पोइट्री के अगेंस्ट। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम जो भी मूवमेंट्स देखते हैं, हम देखते हैं कि वो एक्शन एंड रिएक्शन की बेस पे जनरेट होती रही हैं। जब भी कोई मूवमेंट आई है उसके रिएक्शन में कोई और मूवमेंट आती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्लासिकल्स की। क्लासिकल्स का जो वे ऑफ राइटिंग था वो थोड़ा रूल बाउंडिंग था। रूल्स के अकॉर्डिंग वो पोइट्री करते थे, रीज़न पे बिलीव करते थे, लेकिन उसके रिएक्शन में फिर आगे रोमांटिक्स। रोमांटिक्स का जो राइटिंग पैटर्न था वो रूल फ्री था और वो रीज़न से ज़्यादा इमेजिनेशन पे फोकस करते थे। तो उसके बाद जो है अगर हम लोग देखें उसके रिएक्शन में फिर अर्ली विक्टोरियन पोइट्स आ गए। उनका जो वे ऑफ राइटिंग था, उनका जो राइटिंग स्टाइल था, वो लिटिल बिट क्लासिकल्स की तरह का था। थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स के को फॉलो करते हुए वो उनका राइटिंग स्टाइल थोड़ा रूल बाउंड था। नेक्स्ट फिर उसके बाद ये एस्थेटिक मूवमेंट लेटर विक्टोरियन पीरियड में सामने आ जाती है, जो कि रिएक्शन है अर्ली विक्टोरियन पोइट्स के अगेंस्ट। तो इसका मेन पर्पस था आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि आर्ट जो है वो आर्ट के लिए होना चाहिए। आर्ट को किसी और पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। आर्ट शुड नॉट बी फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग द मैसेस। इसका मकसद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होना चाहिए, इसका मकसद कोई मोरालिटीज़ को एक्सप्लोर करना नहीं होना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ द पर्पस ऑफ आर्ट शुड बी just to provide the aesthetic pleasure to the reader. So, look at the slides. The aesthetic movement began in France at the end of 19th century. It was a reaction against the materialism and the strict moral codes of the bourgeois. Its main principle was art for art's sake, according to which art should not have any moral purpose. So artists were not interested in political and social issues, but isolated themselves in an ideal world of art and beauty. So students, ये जो आर्टिस्ट थे, ये इनको पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज जो उस वक़्त चल रहे थे, उनसे कोई कंसर्न नहीं था, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद को आइसोलेट कर लिया और खुद को एक ब्यूटी की और आर्ट की इमेजिनरी वर्ल्ड में ले गए और अपने खुद को सोसाइटी से सेपरेट करके अपनी जो है वो आर्टिस्टिक वर्क पे काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, in England, the main theorist of aesthetic movement was Walter Pater. His books became very famous among the young artists. Students, aesthetic movement इंग्लैंड में इसका सबसे जो मेन फिगर है वो वॉल्टर पीटर है। इसकी बुक द रेनेसां बुक जो है इसकी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था राइटर्स पे, पेंटर्स पे, इवन होल आर्टिस्ट्स जो सोसाइटी से रिलेटेड थे, उन सब पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। तो ही रिजेक्टेड रिलीजियस फेथ। ही थॉट दैट लाइफ शुड बी लिव्ड एज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। वो जो है रिलीजियस फेथ को बिल्कुल रिजेक्ट करता था और उसकी थिंकिंग ये थी कि ज़िंदगी जो है वो उसको एक वर्क ऑफ आर्ट की तरह गुजारना चाहिए। उसमें हमें मोरालिटीज़ को एक्सप्लोर करना और कुछ उनके हिडन मीनिंग्स को एक्सप्लोर करना, ये सारा कुछ जो है वो एक आर्टिस्ट का काम नहीं है। ज़िंदगी को एक आर्ट की तरह एक प्लेयर के लिए गुजारना चाहिए। इसका हमारी ज़िंदगी का बेसिक मकसद, प्राइमरी मकसद जो है वो
to get pleasure from these all these natural objects, ये सारी जो नेचर है इससे हमें प्लेयर जो है वो ऑब्टेन करना चाहिए, ना कि इनके बारे में सोच के और जो है वो मोरालिटीज को फोकस करके अपनी जिंदगी को बिल्कुल डल कर लिया जाए। तो नेक्स्ट, डिफरेंटली फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, द aesthetics did not criticize contemporary society but simply avoided it. तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रीवियस जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। प्रीवियस जनरेशन कौन सी थी? अर्ली विक्टोरियन पोइट्स की जनरेशन। तो अर्ली विक्टोरियन पोइट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो सोशल इश्यूज को अपनी पोइट्री के थ्रू हाईलाइट करते थे। सोशल प्रॉब्लम्स को, खास तौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आई थी सोसाइटी में और उसका जो मैसेज पे इफेक्ट हुआ था, हम उनकी पोइट्री में वो देखते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये टोटली डिफरेंट थे उनसे, ठीक है? ये अपनी सोसाइटी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, बल्कि उनको सिंपली अवॉइड कर देते थे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो आइसोलेट करके खुद को अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते थे और इस इन सोशल इश्यूज से अवॉइड करते थे, खुद को आइसोलेट कर लेते थे। सो स्टूडेंट्स, इस एस्थेटिक मूवमेंट के अंडर पोइट्स ने, कुछ पोइट्स जो हैं वो यू कैन से मैदान में आए और इन पोइट्स को प्री रेफेलाइट्स पोइट्स का नाम दिया गया। अब ये कौन थे? डांटे गैब्रियल रोसेटी, क्रिस्टिना रोसेटी, विलियम मॉरिस, अल्गर्नन, चार्ल्स स्विनबर्न, ठीक है? ये थे जी स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये इन पोइट्स को प्री रेफेलाइट पोइट्स क्यों कहा जाता है, इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा प्री रेफेलाइट मूवमेंट को। स्टूडेंट्स, ये एक मूवमेंट थी जो मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और ये एक्चुअली लिटरेरी मूवमेंट नहीं थी, ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, पेंटिंग की मूवमेंट थी। रोसेटी एक पेंटर था, बट ही वॉज ऑल्सो अ पोइट और उसने ये फील किया कि जो आजकल पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, उनमें बिल्कुल एक फॉर्मल टच है, एकेडमिक टच है और रियलिस्टिक नहीं है वो। उनमें डिटेल्स को शामिल नहीं किया जा रहा और ये कि वो बिल्कुल यकसानियत का शिकार हो चुकी है। ये पेंटिंग की जो पेंटिंग का जो यू कैन से शोभा है, ये बिल्कुल एक यकसानियत का शिकार हो चुका है। इसमें कुछ भी नया नहीं आ रहा, फॉर्मल सी पेंटिंग्स हो रही हैं और लोग एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो इसको थोड़ा इस चीज़ ने इसको उकसाया कि वो कुछ नया करें। तो स्टूडेंट्स, ही डिजायर्ड टू सी इट टेकन बैक टू द रियलिज्म। वो चाहता था कि वो रियलिस्टिक दुनिया में वापस जाए, रियलिज्म की दुनिया में वापस जाए, सेंसुअसनेस की दुनिया में वापस जाए एंड डिवोशन टू डिटेल व्हिच कैरेक्टराइज द आर्ट ऑफ इटालियन पेंटर बिफोर रेफाइल। वो रेफाइल से पहले के जो पेंटर्स थे, इटालियन पेंटर्स, उनके रेफाइल वाज आल्सो एन इटालियन पेंटर जिसको बाद में ये सारे के सारे पेंटर्स जो हैं वो फॉलो करने लग गए। बहुत मटेरियलिस्टिक टच इनकी पेंटिंग में आ गया। तो इससे पहले के जो पोइट्स थे, सॉरी पेंटर्स थे स्टूडेंट्स, उनकी पेंटिंग में एक आर्टिस्टिक टच था, एक रियलिस्टिक टच था और यू कैन से कि उनकी पेंटिंग में डिटेल्स शामिल की जाती थी। वो एक आर्ट ऐसा था कि जिससे एस्थेटिक प्लेयर जो है वो हासिल किया जा सकता था। लेकिन रेफाइल ने जो है पेंटिंग की जो ट्रेडिशन स्टार्ट कर दी, वो बिल्कुल एक यू कैन से फॉर्मल सी पेंटिंग और बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाली पेंटिंग्स, एकेडमिक स्टाइल की पेंटिंग्स जो हैं वो पेंटर्स ने बनाना शुरू कर दी। तो लेड बाय रोसेटी, सम पेंटर्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इन लंदन इन 1848 into a group which came to be called the Pre-Raphaelite Brotherhood। अब ये चूंकि रेफाइल से पहले के जो है ज़माने में जाना चाहते थे, उससे पहले की जो पेंटिंग पैटर्न है
उसको फॉलो करना चाहते थे। तो इन सब ने मिलके जो है 1848 में एक ग्रुप बना लिया जिसको प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड कहा जाता था, यानी कि रैफाइल से पहले प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो इन पेंटिंग्स दे ब्रोक द शेकल्स ऑफ स्टीरियोटाइप ट्रेडिशन। इन लोगों ने पेंटिंग में बिल्कुल ये स्टीरियोटाइप किस्म की ट्रेडिशन जो चल रही थी इसकी शेकल्स को ब्रेक कर दिया। Students, the creed of the Pre-Raphaelite Brotherhood was an entire adherence to the simplicity of art. Rossetti, William Holman Hunt, John Mills, Thomas Woolner, and James Collinson were the important numbers of this group. Students, ये सारे जो हैं poets, ये इस Pre-Raphaelite Brotherhood के members थे. Rossetti and some other members of the Brotherhood were both painters and poets. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रोसेटी वॉज अ पेंटर एज वेल एज पोइट। तो ये सारे के सारे तो नहीं, लेकिन इनमें से इस ब्रदरहुड के कुछ मेंबर्स जो थे वो रोसेटी की तरह वो भी पेंटर भी थे और पोइट भी थे। तो कॉन्सिक्वेंटली प्री रेफेलेटिज्म आल्सो अपीयर्ड इन इंग्लिश पोइट्री। तो ये जो प्री रेफलेटिज्म की जो मूवमेंट है ये फिर क्योंकि ये पेंटर थे और पोइट्स भी थे, इसलिए स्टूडेंट्स ये जो मूवमेंट है ये अपीयर होगी पोइट्री में भी। तो in poetry the movement came in the shape of a revolt against the contemporary poetry of the kind of Tennyson, which was full of tradition and involved in the immediate mundane problem of the contemporary society. Students, ये मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता चुकी हूँ कि ये जो एक्शन और रिएक्शन का प्रोसेस रहा है इसकी वजह से जो है एडवांसमेंट आई है, एक्शन और रिएक्शन के प्रोसेस की वजह से एडवांसमेंट आई है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। इसकी वजह से ग्रोथ आई है, इसकी वजह से डेवलपमेंट आई है, क्योंकि कॉन्ट्रेरीज जब होते हैं तो कॉन्ट्रेरीज ही जो है वो डेवलपमेंट की वजह बनते हैं। अगर कॉन्ट्रेरीज नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होती है। तो किसी एक्शन के अगेंस्ट ही रिएक्शन होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये वाली जो पोइट्री है इनकी ये रिएक्शन था टेनिसन की टाइप की पोइट्री के अगेंस्ट। टेनिसन की पोइट्री में हम देखते हैं कि सोसाइटी को सिर्फ जो है वो दिखाया गया है कि इन दिनों में सोशल प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं। इवन इतनी डिटेल से कि वो एक हिस्टोरियन की राइटिंग जो है वो लगती है। तो और दूसरा ये कि उन की राइट पोइट्री का जो इनके एंसेस्टर्स हैं, ये जो अर्ली विक्टोरियन पोइट्स हैं, इनकी पोइट्री का बेसिक पर्पस मॉरल पर्पस था या रिफॉर्मेशन का पर्पस था। क्यों वो हाईलाइट करते थे इन सोशल इश्यूज को ताकि लोगों की आंखें खोल सकें। लेकिन ये लोग जो हैं ये जो प्री रेफेलाइट पोइट्स हैं इनका मकसद आर्ट फॉर आर्ट सेक था। इनका मकसद हरगिज़ भी लोगों की आंखें खोलना नहीं था सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। ये इससे अवॉइड करते थे और ये कहते थे कि आर्ट को सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करना चाहिए और ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए कि आप जो है वो इस नेचर से, इस ज़िंदगी से प्लेजर ऑब्टेन करो। ओके स्टूडेंट्स, सो इस पोइट्री के जो सेलिंग फीचर्स हैं उनको हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि पोइट्री किस टाइप की थी। First of all, break with tradition. Students, Pre-Raphaelite poetry broke with the set tradition of poets like Tennyson. The Pre-Raphaelites revolted against the over-concern of poets like Tennyson with contemporary socio-political problems. Consequently, none of the Pre-Raphaelite concerned themselves with the escape of a dream world. So, students, प्री रेफेलाइट जो पोइट्स थे उन्होंने उस ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया जो कि उससे पहले के पोइट्स ने एक ट्रेडिशन चला दी हुई थी पोइट्री में। ठीक है, वो इससे पहले के प्री रेफेलाइट्स पोइट से पहले के जो पोइट्स थे वो ओवर कंसर्न्ड थे सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो ये सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्री रेफेलाइट्स की पोइट्री में हमें नजर नहीं आते, क्योंकि उनका मकसद हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्ट फॉर आर्ट सेक था, आर्ट फॉर मोरालिटी नहीं था, आर्ट फॉर टीचिंग नहीं था। तो इसलिए उनके जो इनकी पोइट्री में हमें सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नजर नहीं आते। सो मिडेवलिज्म
The dream world is often provided by Middle Ages, which had, even before pre-Raphaelites, exercised a strong hold on the minds of some romantics like Coleridge, Keats and Scott. और स्टूडेंट्स ये प्री रेफेलाइट पोइट्स जो थे ये मिडीवल टाइम्स को जो है वो आइडियलाइज करते थे, ठीक है। उनके ख्याल में एक ड्रीम वर्ल्ड जो है मिडल एजेस में मिल सकती है और ये बिल्कुल वही यू कैन से कि कॉन्सेप्ट्स थे जो कि कॉलरिज की कीट्स और स्कॉट के थे, रोमांटिक्स के। तो हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है रोमांटिक रिवाइवल मूवमेंट भी है। रोमांटिक्स का रिवाइवल जो है इस मूवमेंट में हमें नजर आता है। So students, some pre-Raphaelites such as Hunt and Mills, the painter, were somewhat skeptical of medievalism, but Rossetti and Morris in particularly felt a compulsive fascination for the romance, chivalry, gorgeousness, mystery, and supernaturalism of the Middle Ages. कुछ प्री रेफिलाइट्स जो हैं वो स्केप्टिकल थे मिडिवलिज्म से, वो उसको ज़्यादा वो बॉदर नहीं कर रहे थे, लेकिन जो रोसेटी और मॉरिस है जो पेंटर्स भी थे एज वेल एज पोइट भी, तो वो जो है उनकी जो स्पेशल फैसिनेशन थी इसके लिए, रोमांस के लिए, शिवेलरी के लिए, गॉर्जियसनेस के लिए, मिस्ट्री, सुपरनेचुरलिज्म, जो कि मिडल एजेस की के लिटरेचर का एक बहुत मेजर पोर्शन था। मिडल एजेस की जो लिटरेचर है उसमें ज़्यादातर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। रोमांस के बारे में लिखा गया है, शिवेलरी के बारे में लिखा गया है, गॉर्जियसनेस के बारे में, मिस्ट्री और सुपरनेचुरलिज्म के बारे में लिखा गया। तो ये सारे वो इनसे बहुत जो इम्प्रेस थे और बिल्कुल ऐसा ही जो है वो लिटरेचर क्रिएट करना चाहते थे, मिडल एजेस में वापस जाना चाहते थे थ्रू देयर लिटरेचर। So students, devotion to details. The Pre-Raphaelites, as a rule, bothered more about the particular than about the general. Pre-Raphaelites जो है वो जनरल से ज़्यादा पर्टिकुलर को बॉदर करते थे। ये नहीं कि उन्होंने अपनी पेंटिंग में बहुत कुछ जो है वो दिखा दिया और डिटेल किसी एक चीज़ की नहीं दी, या अपनी पेंटिंग्स में बहुत कुछ दिखा दिया और डिटेल किसी एक चीज़ की नहीं ली। वो फोकस करते थे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को और उसको डिटेल से डिस्क्राइब करते थे in painting as well as in poetry. Both in their painting and their poetry, we come across a persistent tendency to dwell scrupulously on each and every detail, however minor or even insignificant by itself. Like Rossetti, sorry. Uh, हम अब सेंसुएशनेस के बारे में बात करेंगे। सेंसुएशनेस, यू नो, it was a great feature of जॉन कीट्स पोएट्री। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो मूवमेंट है इसको हम रोमांटिक रिवाइवल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इन सारे पोइट्स को हम देखते हैं कि ये रोमांटिक्स को और मिडल एजेस को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते थे। रोमांटिक्स भी मिडल एजेस से इम्प्रेस थे, वो भी मिडल एजेस के लिटरेचर को फॉलो करने की कोशिश करते। तो ये लोग प्री रेफेलाइट्स जो है मिडल एजेस एज वेल एज रोमांटिक्स दोनों को का मिक्सचर टाइप था, ठीक है। लाइक Rossetti, most प्री रेफेलाइट्स were painters as well as poets. They explains much of the sensuousness of their poetry as well as their loving concern for detail. Much of their poetry is as concrete as painting. तो स्टूडेंट्स उनकी पेंटिंग ये पोइट्री या पेंटिंग इस तरह की होती थी कि ये 5 इंसान की, रीडर की जो है वो 5 सेंसेस को टच करती थी, ठीक है। उनको इतनी डिटेल से इसमें इस तरह से डिटेल्स जो है वो हाईलाइट की जाती थी कि हम कुछ देखते हैं, जैसे सेंसुअसनेस क्या होती है आर्ट में, कि आर्ट को इस तरह से क्रिएट किया जाए, अगर कुछ लिखा गया है तो उसको इस तरह से लिखा जाए कि वो हम लोग कुछ पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसे ही फील करें। अगर किसी चीज़ के टेस्ट की बात हो रही है तो वो इस तरह के वर्ड्स से बात की जाए कि हम लोग फील करें उसको, टच की सेंस हमारी जो है उसको ये चीज़ टच करे, और हमारी स्मेल सेंस, हमारी सीइंग सेंस, ये सारी की सारी जो है हमारी सेंसेस जो हैं सारी की सारी
इससे सारी सेंसेस पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए किसी भी आर्ट का, तो इसको हम सेंसेशनेस क्रिएट करना कहते हैं आर्ट में। तो प्री रैफेलाइट्स पोइट में की जो का आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग या पोइट्री, उसमें हम ये जो है देखते हैं कि सेंसुअसनेस पाई जाती है। सो स्टूडेंट, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। अब ये प्री रेफेलाइट्स के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि ये बड़ी फ्रैंक डिस्क्रिप्शन देते थे ह्यूमन बॉडी की। अगर किसी औरत की बात की जा रही है तो उसकी बॉडी पार्ट्स को भी बहुत फ्रैंकली जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, और उसको मतलब यानी कि एक ट्रेडिशन को ब्रेक किया जा रहा है। जितनी मोडेस्टी, जितनी हम लोगों को मोरालिटीज़ नज़र आ रही हैं अर्ली विक्टोरियंस में, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमें जो इनकी पोइट्री में मोरालिटी का आंसर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो the sensuousness of pre-Raphaelites was considered culpable by the prudish Victorians when it came to the beauties of human body. The pre-Raphaelites made no bones about the exhibition of their voluptuous tendencies, but it is difficult to charge them with grossness और immorality. Students, कहा ये जाता है कि इनकी जो जब बात चलती थी ब्यूटीज़ की, ह्यूमन बॉडी की ब्यूटी की, औरतों की जो डिस्कशन होती थी इनकी पोइट्री में या पेंटिंग में, तो हम उसमें न्यूडिटी देखते हैं, फ्रैंक डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उसमें उसका भी एक पर्पस होता था, उसमें भी हम इमोरैलिटी का चार्ज इन पे नहीं लगा सकते। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज we were discussing the features of pre-Raphaelite poetry. तो इन फीचर्स से हट के अगर हम बात करें उनके मीटर और म्यूजिक की, जो पोइट्री में उनके मीटर और म्यूजिक पाया जाता है, था वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे मीटर के बारे में और रिदम के बारे में, कि उनकी पोइट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रिदम हो। क्योंकि आपको पता है कि उनका जो उनका क्रीड ये था कि आर्ट फॉर आर्ट से एस्थेटिक प्लेयर उन्होंने प्रोवाइड करना है जी अपने रीडर्स को। तो एस्थेटिक प्लेयर तभी वो हम लोग गेन कर सकते हैं जब वो एक बड़े रिदमिक वे में पोइट्री हमारे सामने आती है। तो प्री रैफेलाइट पोइट्री इज रिच नॉट ओनली इन पिक्टोरियल क्वालिटी बट आल्सो इन म्यूजिक। द ट्रबल इज दैट द प्री रैफेलाइट्स गो टू एक्सेस इन बोथ। स्टूडेंट्स, वो लेकिन ये लोग इतने ऑब्सेस्ड थे मीटर और म्यूजिक के लिए कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते थे इसका। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें stanza को, nor shall they feel or fear whose date is done, or that made once more dark the living sun, and bitterer in their breathing lips the breath, than the dark dawn and bitter dust of death। हम लोग इसमें इस कदर एलिट्रेशन देखते हैं, बार बार रेपिटेशन हो रही है साउंड की, रेपिटेशन जो है डिफरेंट साउंड की रेपिटेशन इतनी एक्सेसिव है कि एक बहुत यू कैन से कि इसमें टच आ रहा है, एक आर्टिफिशियल सा टच आ रहा है। तो ये हम इनकी पोइट्री की खसूसियत भी कह सकते हैं, और इसका हम लोग इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि इनकी पोइट्री में एक्सेसिव कंसर्न था मीटर और म्यूजिक के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो इसके मेन फीचर्स में क्या है स्टूडेंट्स? एवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस, ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे जो इवोक करती थी दूसरों के रीडर की सेंसेस को। एक्सेसिव अटेंशन टू द सेल्फ, हेडोनिस्टिक एटीट्यूड, perversity in subject matter, disenchantment with contemporary society, absence of didactic aim। तो स्टूडेंट्स, ये जो है यू कैन से कि ये बिल्कुल उनका इसकी समरी है इनके फीचर्स की, कि उनकी पोइट्री में क्या था। उनकी पोइट्री में जो लैंग्वेज थी वो इवोकेटिव लैंग्वेज थी और ज़्यादा सेल्फ पे अटेंशन थी, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से एब्सेंस उनकी पोइट्री में हमें नज़र आती है, और उनकी पोइट्री का मकसद डायडैक्टिक नहीं था, कोई टीचिंग नहीं था, कोई मोरालिटी को एक्सप्लोर करना नहीं था,
उनकी पोइट्री का मकसद जो है, उनकी होल आर्ट, पोइट्री एज वेल एज पेंटिंग, जो एम था वो था आर्ट फॉर आर्ट पर्पस, आर्ट फॉर आर्ट से, नॉट आर्ट फॉर आर्ट, आर्ट फॉर मोरालिटी, आर्ट फॉर टीचिंग, आर्ट फॉर डायडेक्टिक एम, ये सारा कुछ नहीं था. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द poets of early Victorian, later Victorian period. Next lecture will be about the novelists of the later Victorian period. So keep watching. आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, so that you can get the next lecture. So students, till the next lecture, Allah Hafiz.